दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सक्षम है और आप द ऑडियो पॉडकास्ट पर पहुंच चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकअप के बाद क्या चीज़ें होती हैं और ब्रेकअप के इफ़ेक्ट से हम बेसिकली कैसे निकल सकते हैं। इन्हीं कुछ चीज़ों पर मैं अपने अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी, और ये वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है ऑल ओवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। और आज के समय की एक सच्चाई है कि आजकल जो रिश्ते हैं बहुत पता नहीं क्यों कम टिक रहे हैं। जिनके टिक रहे हैं बट ऐसी शिकायतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मेरे पास खुद हर 2-3 दिन में एक बैड ब्रेकअप की कहानी मुझे सुनने को मिलती है। और चूँकि इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो अब लोगों का पर्सपेक्टिव भी जानने को मिलता है। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत एक तरीके से फॉर्चुनेट भी मानता हूँ कि लोगों का इतना विश्वास है मेरे ऊपर, लोग मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं, अपनी कहानियाँ मेरे साथ साझा करते हैं। और हर कहानी में मैं एक सिमिलैरिटी पाता हूँ, एक समानता होती है। हर कहानी में कहीं ना कहीं मैं अपनी कहानी को रिलेट कर पाता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि जिस तरीके से मैंने ब्रेकअप को टैकल किया था थोड़े टाइम पहले, उस चीज़ को अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो शायद कुछ लोगों का भला हो। तो आज की इस पूरी जो पॉडकास्ट का ये पूरा एपिसोड है उस पर हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। जितना मुझे याद है उस हिसाब से मैं आपके साथ सारी जानकारियाँ शेयर करूँगा। और अगर आप अभी ब्रेकअप से निकल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जो पॉडकास्ट एपिसोड है ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और अगर आप किसी और को जानते हैं जो शायद इस फेज़ से निकल रहा है, आई एम श्योर कि आपके जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा। तो आप सुन सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ब्रेकअप के जस्ट बाद का जो फेज़ होता है, एकदम जस्ट बाद का जो फेज़ होता है, उस फेज़ में इंसान की हालत ऐसी होती है कि वो किसी काम को करने लायक नहीं रहता है। ही इज़ इन अटर शॉक। मतलब उसको पता ही नहीं चलता है कि एक सेकंड में कैसी मेरी दुनिया इधर की उधर हो चुकी है। क्योंकि थोड़े टाइम पहले तक, ये कहें 2-3 दिन पहले, 1 महीने पहले तक, वो जिस इंसान के साथ अपने सपने बुन रहा होता है, फ्यूचर को लेके प्लान कर रहा होता है, अपने फ्यूचर में जिस इंसान को अपने साथ देख रहा होता है, वो इंसान अचानक से उसकी ज़िंदगी से चला जाता है। और चाहे जिस भी रीज़न की वजह से एक रिलेशनशिप ख़त्म होता हो, पर जो इंसान जिस रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तकलीफ़ भी उसको उतनी ही ज़्यादा होती है। और इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो, लोग कहते हैं कि जो कुछ लोग जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं। भाई, जो लोग जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं ना, ज़्यादा चांसेस है कि वो लोग उस रिलेशनशिप में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे ही नहीं। क्योंकि जो इन्वॉल्व होगा वो जल्दी मूव ऑन नहीं हो पाएगा। अब इंसान की अपनी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग इंटरनली इतना मजबूत होते हैं कि वो सारे दुख को झेल लेते हैं, जल्दी उसको सोख लेते हैं। कुछ लोग नहीं सोख पाते, कुछ लोग टूट जाते हैं। पर इन सब के बीच में भी मैं एक चीज़ है जो मैं बड़ा मानता हूँ कि इंसान कितना कैपेबल है उसका पता उसे तभी चलता है जब उसको एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट किया जाता है। यानी अगर नॉर्मली कहें तो आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है ये आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपको एक्सट्रीम कंडीशन में आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे। और ब्रेकअप मेरे हिसाब से एक इमोशनली एक्सट्रीम कंडीशन होता है। क्योंकि मैं एक इमोशनल इंसान था, अभी भी हूँ शायद, पर अब यूँ कहें कि एक्सपीरियंस की वजह से, या मतलब जो मैंने झेला है उसकी वजह से, मैंने थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। पर ब्रेकअप के जस्ट बाद वाला जो फेज़ होता है ना, उसमें आपका इमोशन अपने मैक्सिमम पे होता है। और वो जो इमोशनल मैक्सिमम होता है वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन के बारे में अगर आप बात करें, पॉजिटिव नेगेटिव बेसिकली वही है जो आप समझते हो। पॉजिटिव मतलब अच्छे के लिए इमोशन। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में परफॉर्म कर रहे हो, आपको पढ़ने का मन कर रहा है, आपका एक गोल है, आप उस गोल को लेके काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी अटैच्ड हो, तो ये एक तरीके का पॉजिटिव इमोशन है। नेगेटिव इमोशन ऐसी चीज़ है जो आपको कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं होती है, आपको डिस्ट्रक्टिव वे में होती है। जैसे ब्रेकअप के बाद का जो इमोशन होता है उसमें आपको सारी दुनिया सब कट ऑफ हो जाते हो। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, आप ओवर थिंक करने लगते हो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो आप। ठीक है, ऐसी ओवर थिंकिंग आती है आपके दिमाग में जिसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मेरे साथ क्यों हुआ ये चीज़, मैंने किसका क्या बुरा किया है, मेरे साथ भगवान इतना बुरा कैसे कर सकता है। और सबसे हंसी तो मुझे उन लोगों पर आती है जो मतलब
लिटरली भगवान को वो करना शुरू कर देते हैं कि भाई भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। पर खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे कि हम जो ब्लेम कर देते हैं तुरंत। पर वो जो नेगेटिव इमोशन है वहाँ से निकलना बड़ा ज़रूरी होता है उस टाइम पे। और वहाँ से आप कैसे निकलोगे, क्योंकि कुछ काम करने का आपको मन नहीं कर रहा है। मेरे साथ जब ऐसा हुआ था मुझे भी कुछ काम करने का मन नहीं करता था। मेरी पढ़ाई थी, मेरी पढ़ाई हैम्पर हो रही थी लिटरली, और मैं किताब लेके बैठता था, मैं पढ़ ही नहीं पाता था, मैं फेज़ में था ही नहीं पढ़ने के, पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड, रात भर नींद वगैरह नहीं आ रही है, बाकी सारी चीज़ें हो रही है। तो मैंने फिर एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढा, कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे करना बहुत पसंद है। तो फिर कौन सी चीज़ करना मुझे बहुत पसंद था, तो मुझे बचपन से ही नई नई चीज़ें करने का बड़ा शौक है। कोई नई चीज़ अगर मैं डिस्कवर करूँगा तो वो चीज़ मैं करता रहता हूँ। तो मैंने अब तब ये इंस्टाग्राम पेज, जो अगर आपको पता है ऑडियो का जो इंस्टाग्राम पेज है, वो मैंने तब बनाया था एकदम ब्रेकअप के बाद। क्यों बनाया था? ये नहीं था कि पेज ग्रो करना है, कुछ नहीं था, ट्रस्ट मी कुछ नहीं था। मुझे बस वो प्रोसेस, मैं लिखता था, उसको रिकॉर्ड करता था, बोलता था और वीडियो बना के उसको डाल देता था। वीडियो ढूंढना, रिकॉर्ड करना, ये चीज़ें सीखना कैसे करना है, तो इन चीज़ों में मैं बिज़ी रहा करता था। और वो बस सिर्फ़ और सिर्फ उसका लक्ष्य इतना सा था कि मैं बिज़ी रहूँ। जितनी देर मैं बिज़ी रहता था मैं उन ख्यालों के बारे में नहीं सोचता था। एंड इट टुक मी अराउंड 1 मंथ से लेके 2 मंथ्स थोड़ा सा नॉर्मल होने में। ये मूव ऑन नहीं हुआ है, अभी हम मूव ऑन के बिल्कुल पास भी नहीं है, थोड़ा सा बस वो जो एकदम आपके दिमाग के अंदर जो भावनाओं का तूफ़ान चलता था ना, कह सकते हैं, उस तूफ़ान को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश थी। 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने मैंने लिखा है। मुझे जो भी मन में आ रहा था मैंने खूब लिखा, खूब लिखा, खूब लिखा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी लिखो, आप अपने अंदर जो चीज़ है, जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, जो चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रख सकती है, आप वो चीज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम में, जस्ट टू स्टे बिजी। क्योंकि ब्रेकअप के जस्ट बाद का जो फेज़ होता है ना, उसमें आप इमोशनली एकदम हाई पे हो, और उसमें अगर आप ओवर थिंकिंग शुरू कर दोगे तो वो आपके लिए और ख़तरनाक हो जाएगा। तो आप बस उसको आप डेविएट करने के लिए कुछ दूसरा काम शुरू कर दो जिसमें आप अपने आप को बिजी रख पाओ। जब 2 महीने बीत गए ना, तो धीरे धीरे ऑब्वियसली एक चीज़ को लेकर आप कितने ही दिन रोओगे, रोने की भी एक सीमा होती है, एक समय के बाद आंसू सूखने लगते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, 2 महीना 3 महीना हुआ। कभी कभी बहुत ज़्यादा वो इमोशन मतलब आपको परेशान करते थे, बट कभी कभी ऐसा दौरा पड़ने जैसा, कभी कभी वो इमोशंस के दौरे पड़ते थे मुझे। खैर जैसे भी हुआ उसको थोड़ा सा मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की और धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हुई, समय के साथ बेहतर हुई। कहते हैं ना, वक्त हर मर्ज़ का मरहम होता है। बिल्कुल सही बात है, आप टाइम दीजिए थोड़ा सा, और इसमें टाइम लगता है। आप जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसमें, टाइम उसके बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा। आप जितना कम इन्वॉल्व थे किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, आप उतनी जल्दी मूव ऑन कर जाओगे। लोग कहते हैं ना, वो इतनी जल्दी मूव ऑन कर गया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा या मैं क्यों नहीं कर पा रही। आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप ज़्यादा इन्वॉल्व थे, वो इंसान इन्वॉल्व नहीं था और आपको दिखा नहीं, क्योंकि यू वर इन लव, यू वर डीपली इन लव, एंड लव ब्लाइंड्स यू। आप जब किसी से प्रेम करते हो आपको उसकी गलतियाँ नहीं दिखती हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इट्स अ वेरी नेचुरल एंड कॉमन थिंग। अब इसके ऊपर बातें आप 1000 बना लो, लेकिन यही सच है। तो उसके बाद जब 2-3 महीने का फेज़ निकल गया, तब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में मैंने खोया क्या क्या है। तो पहली बात कि मैं खुद को बहुत इनसिक्योर समझने लगा था, मैं खुद को बहुत कमतर आंकने लगा था। मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं डिज़र्विंग नहीं था, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया, कि मेरे अंदर ही कुछ कमियाँ थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तो इस चीज़ को मैंने प्रोसेस करना शुरू किया कि भाई क्या कमियाँ हैं मेरे अंदर। फिर मैंने देखा कि मैंने उसके लिए एफ़र्ट्स कितने किए। तो मैंने देखा भाई मैंने जितने एफ़र्ट्स किए हैं वो मैं शायद किसी के लिए नहीं कर सकता हूँ, एंड वो सिर्फ प्यार की वजह से मैं उतना एफ़र्ट कर पाया, क्योंकि उसके पहले उसके बाद मैंने कभी किसी के लिए इतना एफ़र्ट्स नहीं किए। तो एफ़र्ट्स में मेरे मतलब कोई कमी नहीं थी। फिर मैंने पास्ट के जो हमारे कॉन्वर्सेशंस थे, धीरे धीरे उसको एनालाइज़ करना शुरू किया। मुझे रीज़न ढूंढना था कि गलती किसकी थी। उसके जो भी स्टेटमेंट्स थे रिगार्डिंग मी, उन सब स्टेटमेंट्स को मैंने एनालाइज़ किया, और उसको एनालाइज़ करने के बाद मुझे दिखा कि नहीं, मेरे अंदर तो भाई कोई कमी नहीं थी। इट्स अ बिग रिलीफ व्हेन आपकी कमी ना हो या आपकी गलती ना हो, ठीक है। एक होता है कि म्यूचुअल चीज़ें होती हैं, म्यूचुअल चीज़ों में थोड़ी सी आपको गिल्ट कम होती है, क्योंकि म्यूचुअली आप दोनों डिसाइड करते हो और म्यूचुअली अलग हो जाते हो। उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में उसकी बात कर रहे हैं जिसमें एक इंसान ने गलत किया और दूसरा इंसान सफ़र कर रहा है।
तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या गलती थी मेरी। तो थोड़ा टाइम ढूंढने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इट वॉज द अदर पर्सनस प्रॉब्लम, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। और मैंने जब एनालाइज किया ना, क्योंकि अब मैं दिमाग यूज़ कर रहा था, क्योंकि अभी तक तो मैं इमोशंस यूज़ कर रहा था एंड इमोशंस वर ब्लाइंडिंग मी, वो मुझे अंधा करके रख रहे थे, क्योंकि प्यार में मैं अंधा हो गया था ना, मुझे तो दिख नहीं रही थी चीज़ें, मैं बस एफर्ट किए जा रहा था। कहते ना यू कांट मेक समवन लव यू बाई लविंग देम हार्डर। मतलब आप किसी से अगर प्यार करते हो और आप अगर ये चाहते हो कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार कर दूंगा तो वो पिघल जाएगा, भाई ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, ठीक है। अगला इंसान क्या करेगा ये कम्प्लीटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एफर्ट्स मैटर करते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करके, मतलब आप उसका प्यार अगर 10 पे है, आप उसको 15-16 कर सकते हो, 20 कर सकते हो अपने एफर्ट से, 100 नहीं कर सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा उसके साइड से भी होना चाहिए। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, मैंने बहुत एफर्ट्स किए बट एफर्ट्स मैटर नहीं कर रहे शायद उसके लिए। और जब एनालाइज किया तो एक रीज़न मुझे मिल गया कि भाई द अदर पर्सन वॉज नॉट डिजर्विंग। मुझे बड़ा मन भी करता था रिवेंज लेने का। मुझे लगा रिवेंज लेने में फिर उसमें और मेरे में फ़र्क क्या है। उसने मेरी लाइफ को इतना हेल बनाया तो फिर मैं भी वही करूं तो फिर उसमें और मेरे में फिर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मैं ऐसा चाहता था कि मैं ऐसा बोल सकूँ कि भाई मैंने तेरे को माफ़ किया, और माफ़ करने वाला इंसान हमेशा बड़ा होता है। मुझे रिवेंज लेने के बहुत ख्याल आए, और अगर मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। दैट वॉज माई चॉइस। एंड मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैंने कुछ उल्टा पुल्टा नहीं किया। तो उसके बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गई कि भाई सेल्फ़ लव बड़ा ज़रूरी है। अब सेल्फ़ लव क्या है, तो बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं सेल्फिश होने से, कि सेल्फ़ लव और सेल्फिश एक तरह की चीज़ें। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आपका सेल्फ़ लव और सेल्फिश हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सेल्फ़ लव इज़ आई एम इम्पॉर्टेंट, सेल्फिश इज़ ओनली आई एम इम्पॉर्टेंट। चाहे उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ भी हो रही हो, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, उसकी वजह से दूसरों का ख़राब भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ बीइंग सेल्फिश। और सेल्फ लव इज़ मैं अपने बारे में सोचूंगा, मुझे पूरा हक है अपने बारे में सोचने का, पर हाँ अगर किसी दूसरे को तकलीफ़ हो रही है तो आई विल रिकन्सिडर इट। दैट इज़ सेल्फ लव, एंड सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फिश होना बहुत ख़राब है, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि यार अगर आप अपने आप का 100% किसी और इंसान को दे देते हो और वो इंसान अगर चला जाए तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, राइट। अब लोग कहते हैं कि प्रेम में तो आप पूरा ही न्यौछावर करते थे। देखो भाई, एक चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ कि आप इंसान हो ना, तो आप इंसानों की तरह ही रहो। बहुत लोग प्रेम में उदाहरण देने लगते हैं कि राधा कृष्ण का ऐसा था, सीताराम का ऐसा था, और जो भी हुए हैं ऐसे हमारे जो पुराणों में, ग्रंथों में, हमारी कहानियों में जो लोग हुए हैं उनके बारे में बातें करते हैं। बी प्रैक्टिकल। आप एक चीज़ में कंपेयर कर रहे हो, आप राधा कृष्ण का कंपैरिजन कर रहे हो। आपके अंदर, अगर आप राधा हो, आपके अंदर गुण है राधा वाले, वो कृष्ण है। अगर लड़के हो आप कृष्ण हैं, आपके अंदर कृष्ण वाले गुण हैं। सीताराम की आप जब तुलना करते हैं, आपके अंदर राम के गुण हैं। जो लड़की है वो सीता है। अगर नहीं हो तो फिर वो कंपैरिजन भी एक पर्टिकुलर चीज़ को उठा के कंपैरिजन मत किया करो, क्योंकि राम सीता वो लोग जो हैं वो अपनी पर्सनैलिटी की वजह से हैं, और वो सिर्फ एक चीज़ में नहीं है, वो सारी चीज़ों में है। तो अगर इंसान हो तो इंसानों की तरह रहो। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ आपसे बेहतर नहीं पता है, आप क्या हो इसके बारे में आपसे बेहतर किसी को पता नहीं है। तो प्रेम में बहकी बहकी बातें करना इट्स ओके, पर थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ कि वो प्रेम नहीं। आप प्रेम की डेफिनेशन समझाने लगते हो, ये प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, आप जी भी नहीं पा रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि नहीं प्रेम का डेफिनेशन ये है वो है। भाई जीना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिना प्यार के भी जिया जा सकता है। और प्रेम अगर करना है तो खुद से करो ना, खुद के घर वालों से करो, जिनके सपने हैं उनसे करो। अगर आपको लाइफ में नहीं मिला प्यार किसी थर्ड पर्सन का, किसी लड़की का, किसी लड़के का, तो वो शायद अभी तक नहीं मिला, शायद आगे मिल जाएगा। हम इंसानों की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि जो चीज़ आज तक नहीं हुई है वो कभी नहीं होगी। अरे इसी उम्मीद का नाम तो ज़िंदगी है यार, कि जो आज तक नहीं हुआ है हम कुछ ऐसा करेंगे कि आगे वो हमारे साथ होगा। एक पॉजिटिव होप लेके आगे बढ़ना ही तो ज़िंदगी है। अगर आपको सारा फ्यूचर अभी पता चल जाए कि आप कब क्या बन जाओगे, कब आप
क्या अचीव कर लोगे, कब कौन आपकी लाइफ में आएगा, कब कौन आपकी लाइफ में जाएगा, कब आप मर जाओगे। तो लाइफ को जीने का कोई मतलब नहीं है, बहुत बोरिंग हो जाएगी लाइफ। सोच के देखना इस चीज़ के बारे में। और जब आप सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर मैटर मतलब थोड़ा सा फ़र्क पड़ना आपको कम हो जाएगा। एक तो आपको एक्सपीरियंस रहेगा पहले का जो आपके साथ हो चुका है, आप थोड़े से सावधान रहोगे। और दूसरी चीज़ कि आप कहीं ना कहीं मेंटली तैयार रहोगे कि हाँ एक चीज़ एक बार हो चुकी है, तो दोबारा जब ऐसा होगा तो वो थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर लूँगा या कर लूँगी, एंड इट्स गुड। तो मैंने अपने ब्रेकअप को एक्सपीरियंस की तरह से लिया, और वो एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी में, और सीखा ही है मैंने, बहुत सीखा है मैंने इस ब्रेकअप से अपनी ज़िंदगी में, और उसके बेसिस पे मैं इतनी सारी बातें करता हूँ, कहता हूँ। तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप पहली चीज़ खुद को डेविएट करो, बिज़ी रखो। दूसरी चीज़ देख लो किसकी गलती थी नहीं थी, और बस एक रिज़ल्ट बना के उसको रख लो। तीसरी चीज़ है थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाओ, ज़्यादा वही फ़ोटोज़ वगैरह, चैट्स वगैरह ये सब मत देखा करो, ये हेल्प मिलेगी आपको उससे दूर जाने में। और चौथी और सबसे अंतिम चीज़, सेल्फ़ लव ज़रूरी है। बिना सेल्फ़ लव के कुछ नहीं हो सकता। कुछ और चीज़ें हैं इसमें, उसके बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, और मेन यही 4 चीज़ें हैं। तो आज के पर्टिकुलर एपिसोड में इतना ही रहेगा। और अगर आपको इसके ऊपर एक और एपिसोड सुनना है तो बताइएगा। इस एपिसोड को अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं दूसरा एक एपिसोड इसके ऊपर बना दूंगा। और तब तक के लिए आप लोग सब अपना ध्यान रखिए। इस पर्टिकुलर एपिसोड से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ़ सफाई रखिए, सबका ख्याल रखिए, और मैं आपसे अगले पॉडकास्ट एपिसोड में मिलूँगा। टेक केयर, बाय बाय।